ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे कल तक हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो हमने लूप ऑफ हेनले तक कर ली। हमने ये डिस्कस कर लिया कि लूप ऑफ हेनले तक हमारे पास क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और हमारे पास किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो नेफ्रॉन का जो सेकंड लास्ट पार्ट था वही हमारा लूप ऑफ हेनले था, और जो लास्ट पार्ट है वो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करें। दिस वन, तो दिस इज आर कलेक्टिंग डक्ट, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है। आप देख रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट में से आपको पानी बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। कैन यू सी दिस इन दिस पिक्चर? तो हम लोगों ने आपकी ओ लेवल के अंदर एंटी डायोरेटिक हार्मोन के बारे में भी पढ़ा हुआ है। एंटी डायोरेटिक हार्मोन, तो तब तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा हुआ था कि एंटी डायोरेटिक हार्मोन करता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करवाने के लिए अपना कैसे रोल प्ले करता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के जरिए एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करता है। उससे पहले आप मुझे जरा ये बताइए कि जो एडीएच है हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये करता क्या है हमारी बॉडी में? अगर एडीएच रिलीज हो जाए तो इससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? सर आपकी आवाज कट गई है। कट रही है आवाज मेरी? हाँ जी। रुकिएगा जरा एक मिनट। अब बताएं, अब आवाज कैसी आ रही है? हाँ जी अब सही है। बिल्कुल ठीक है, पहले से बेटर हुई है। जी ऑलराइट, तो मैंने आपसे ये पूछा कि जब हमारी बॉडी के अंदर एडीएच रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी में? सर देयर इज मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हाँ जी, तो फ्रॉम द एडीएच कलेक्टिंग ब्लड। रिलीज का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में लेस यूरिन प्रोड्यूस होगा, यानी कि ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। और अगर एडीएच कम रिलीज हो रहा हो तो फिर आपकी बॉडी के अंदर मोर यूरिन प्रोड्यूस होता है और आपको मोर यूरिनेशन होती है। तो डायूरेसिस का मतलब ही यूरिनेशन होता है। डायूरेसिस का मतलब ही यूरिनेशन होता है। तो चूंकि ये एंटी डायूरेटिक है, आपने सुना होगा अक्सर चीजों के बारे में कहा जाता है, यार ये खरबूजे खाओ, ये डायूरेटिक होते हैं, इससे आपकी बॉडी में से वाटर जो है वो बाहर निकलेगा। एंटी डायूरेटिक का मतलब कि वाटर को कंजर्व करता है, वाटर को रोकता है हमारी बॉडी के अंदर। सो एडीएच का जो रिलीज है ये हमारी बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी का में कितना पानी रहेगा, कितना पानी हमारी बॉडी रिटेन करेगी, ये एडीएच के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो अभी हम इसकी डिस्कशन में जाएं। अब जो कंट्रोल है वाटर कंटेंट्स का, उसके अंदर हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हैं, हाइपोथैलेमस और एडीएच कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का तो हमें पता है कि ये हमारी एक कंट्रोल है हमारी बॉडी में वाटर पोटेंशियल का, बॉडी फ्लूइड्स का। और होम्योस्टेसिस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी के, हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर खास तरह के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको कि हम ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। जब ये सेल्स ये फील करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है एक खास सेट पॉइंट से, क्योंकि होम्योस्टेसिस में आपको पता होता है कि हमारी बॉडी एक खास सेट पॉइंट के फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक रेंज के अंदर रह रही होती है। और जो मेंटेनेंस हो रही होती है, जो हम चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट? एक नैरो रेंज बनाने, तो वो जो सेट पॉइंट है वो उसका सेंटर होता है। और वो कहते हैं कि जब इस सेट पॉइंट से ये डेविएट करना शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो वो नर्व इम्पल्सेस भेजी जाती हैं टू वेयर दे टर्मिनेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इम्पल्सेस जो हैं ये एडीएच के रिलीज को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के उसको स्टिमुलेट करती हैं। और जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन से आपको पता चल जाना चाहिए कि एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, जिसके अंदर 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो एडीएच के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज में आते हैं, और आपको पता है कि हार्मोन्स को ब्लड कैरी करता है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है जी।
और वो क्या किस लिए रिलीज होते हैं कि ताकि आपकी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में वाटर का जो रिलीज हो रहा है वो उसको रोक सकें, उसको ब्रेक कर सकें। और वो बता रहा है कि जो वर्ड है डायूरेसिस, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी प्रोडक्शन ऑफ मोर यूरिन, राइट। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा होता है। आप ये देखिए, यहाँ पर ऊपर आपके पास हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के साथ ये न्यूरॉन्स हैं जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, और ये न्यूरॉन्स का ताल्लुक कहाँ जाकर मिल रहा है, ये न्यूरॉन्स यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहे हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। और ये हार्मोन सिक्रीट होते साथ ही कहाँ जा रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है। वैसे आपको पता है कि हर एक हार्मोन को हमारा ब्लड ही कैरी करके एक से दूसरी जगह लेके जाता है। यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये सारे का सारा काम जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए हो रहा है, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब होता क्या है, ये जो आपका ADH है, ये आपका ADH कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, नॉर्मली उसकी वॉल्स जो हैं, जब लो ADH होता है, ADH कम होता है, तो दे आर इम्परमिएबल टू वाटर। और जब हाई ADH होता है तो इनकी जो परमिएबिलिटी है वाटर की एब्जॉर्प्शन की और वाटर को गिव अप करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। ये रेड कलर से उन्होंने इसको इम्परमिएबल बनाया हुआ है और ब्लू कलर से उन्होंने इसको परमिएबल बनाया हुआ है। तो अब इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। होता ये है कि सबसे पहले हमारा ये जो ADH है हमारे ब्लड से आया, और ब्लड से आने के बाद ये यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद हमारे ये जो यहाँ पर सेल्स हैं उनके साथ जाकर अटैच होता है। पहला ये स्टेप देखिए कि ADH बाइंड टू द रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स लाइनिंग द कलेक्टिंग डक्ट। ये जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट की लाइनिंग के सेल्स हैं, इनके ऊपर खास तरह के रिसेप्टर्स बने हुए हैं। आपको ये पर्पल कलर में रिसेप्टर्स नजर आ रहे होंगे, जिसको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से। जब ये ADH इनके पास जाकर इनको अटैच होता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके एंड पर फॉस्फोरिलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ये स्टेप नंबर 2 है, जिसको मैंने ये देखिए 2 को हाईलाइट कर दिया। ये जो आपको मल्टीपल एरोज नजर आ रही हैं, आपको ये एरोज सीरीज ऑफ स्टेप्स दिखा रहा है, जो कि आप MBBS में इन डिटेल पढ़ें। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो ये फॉस्फोरिलेज है, ये क्या कॉज करता है, वेसिकल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कंटेनिंग वाटर परमिएबल चैनल्स, इनको बोलते हैं एक्वापोरिंग्स। हमारे पास ये चैनल आप ऊपर देखिए, ऊपर वाले पहले सेल में देखिए, ये एक्वापोरिंग्स हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए मौजूद होते हैं इन सेल्स के अंदर, मगर ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होते, ये सेल के अंदर ही सस्पेंडेड होते हैं। दे आर सस्पेंडेड इनसाइड द सेल। जैसे इनको ये इम्पैक्ट मिलता है तो ये इसको यहाँ से निकाल कर इस सेल के साथ सामने लगा देता है। और 5 में आप देखिए कि ये जो सारे के सारे एक्वापोरिन्स हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गए और उन्होंने रास्ते खोल दिए, राइट। ये जैसे ये वेसिकल्स फ्यूज करते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ, पानी अब यहाँ से फ्रीली मूव कर सकता है एंड डाउन इट्स वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा ऑफ मेड्यूला। आपको पता है कि ये कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली मौजूद कहाँ पर है। यहाँ पर आप ये देखिए, आपको ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है। ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये रीनल कॉर्टेक्स है, और ये वाला हिस्सा जो है ये रीनल मेड्यूला है, राइट। ये मेड्यूला के अंदर मौजूद है। और आपको पता है कि लूप ऑफ हेनले की एक्टिविटी की वजह से, लूप ऑफ हेनले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, ये जितना भी एरिया आपके पास ये वाला मौजूद है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होने का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, मतलब ये है कि जब पानी को मौका मिलेगा, पानी यहाँ से बाहर मूव आउट करेगा लाइक दिस। मगर पहले क्या था, पहले जब ADH और एक्वापोरिंग्स नहीं थे, तो आप समझें कि ये पानी को बाहर आने का जो रास्ता था, जो चैनल था, ये यहाँ पर क्लोज था। मगर जैसे ही एक्वापोरिंग्स आकर अटैच हो गए, कैन यू सी कि यहाँ से पानी एरोस की फॉर्म में, जो एरोस नजर आ रही है, यहाँ से पानी बाहर आ सकता है। और पानी में तो बाहर आना ही आना। तो हमारे पास ADH का जो मेजर मकसद था, जो इसका रोल था, जो इसने प्ले करना है, वो भी ये था कि ये पानी को कंटेन करने की कोशिश करे, पानी को रिटेन करने की कोशिश करे।
तो आई थिंक अब आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि पानी किस तरह से रिटेन हो रहा होता है यहाँ। इसी तरह Yes, जब sir. हमारे ब्लड के अंदर एडीएच कम हो जाता है तो ये रिसेप्टर्स जो हैं ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, तो ये एक्वापोरिन यहाँ से डिटैच होते हैं। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। ये यहाँ से डिटैच होके दोबारा अपनी इसी पोजीशन में आ जाते हैं, राइट। और फिर ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स हैं ये इम्परमिएबल रहती हैं और इसमें से पानी बाहर नहीं आ रहा होता। ये जो आपके सामने मैंने 4-5 पॉइंट्स रखे हैं जहां पर मैं ये स्टार बना रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर ढेरों ढेर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इम्पैक्ट है एडीएच का वो बाय ऑल मींस कैंडिडेट को पता होना चाहिए। थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि वो आपको एक्वापोरिन का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। वो कह रहा है एक्वापोरिन प्रोटीन चैनल्स allow water to diffuse through membranes such as those in the cells that line the collecting duct। यहां देखिए जो ओवरऑल प्रोसेस था, जब एडीएच रिलीज होता है, जब एडीएच रिलीज होता है तो ब्लू लाइन है, वहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड देखिए कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है। फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी, राइट। कलेक्टिंग डक्ट में भी देखिए कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है हमारे इस फ्लूइड की। और विदाउट एडीएच आप देखिए, विदाउट एडीएच ये उतनी ज्यादा पीक को टच नहीं करता। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में तो कुछ भी नहीं है और जो लूप ऑफ हेनले और ये वाला पार्ट है देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल है। अब इस बात की थोड़ी सी हम थ्योरी देखते हैं। कहता है once the enzyme in each cell are activated by the arrival of ADH, these vesicles move towards the cell surface membrane and fuse with it। उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं तो इंक्रीज कर देते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वाटर की, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पानी के लिए इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसा कि फ्लूइड फ्लो डाउन करता है थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्वापोरिन्स के जरिए बाहर आ जाते हैं आउट ऑफ टिब्यूल और टिश्यू फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। ये इसलिए हो रहा होता है बिकॉज टिश्यू फ्लूइड जो मेड्यूला के अंदर है वो वैसे ही उसका वाटर पोटेंशियल बहुत कम है और जो कलेक्टिंग डक्ट है उनका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों उसका वाटर पोटेंशियल कम है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन खा लेंगे, ज्यादा रखेंगे आप अपनी बॉडी के अंदर, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो हो तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कहते हैं जो सिक्रीशन ऑफ एडीएच है उसने क्या कॉज किया है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा दिया है और जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन फ्लो कर रहा है इनटू ब्लैडर वो भी कम हो जाएगा। यानी आप कम यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, आप कम यूरिनेशन करेंगे, ठीक है जी। और ये यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब कहते हैं क्या होगा अगर आपने ज्यादा पानी पिया हुआ है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, राइट, आपको अच्छा ड्रिंक पी रहे हैं, ये जब इंक्रीज हो जाता है वाटर पोटेंशियल का तो ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेटेड नहीं रहते और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि एडीएच बनाना बंद कर दो, जिसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर एक्वापोरिन्स एक्टिवेटेड नहीं रहते बल्कि वो मूव आउट कर जाते हैं ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट बैक इनटू द साइटोप्लाज्म और उनकी वॉल्स दोबारा इम्परमिएबल हो जाती है। और ये जो फ्लूइड जो फ्लो डाउन कर रहा था कलेक्टिंग डक्ट से विदाउट लूजिंग एनी वाटर, तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है पेल्विक रीजन के अंदर और आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भर जाता है। कहता है कलेक्टिंग डक्ट डू नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू द रिडक्शन इन एडीएच सिक्रीशन बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। This is because it takes some time for ADH already in the blood to be broken down. Approximately half of it is destroyed in 15 से 20 मिनट। लेकिन एक मरतबा जब ADH आना बंद हो जाता है तो 10 से 15 मिनट लगते हैं एक्वापोरिन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये नहीं है कि आपका काम हो गया और उसने स्टिल एक्वापोरिन्स को लगाए रखा। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है एक्वापोरिन्स भी थोड़ी ही देर में वहां से रिमूव हो जाता है। सो यहाँ पर आकर अब कलेक्टिंग डक्ट के बाद आपका रीनल पेल्विक रीजन आ जाता है, जो हमने पेल्विक रीजन बनाया था। और पेल्विक रीजन के बाद यहाँ पर आगे आपके यूरिटर्स आ जाते हैं। अब इन यूरिटर्स के अंदर भी आपको पता होगा कि पेरिस्टालसिस होती है। पेरिस्टालसिस जानते हैं ना क्या होती है?
Yes, sir. क्या होती है पेरिस्टालसिस? Sir, वो contraction and relaxation of the longitudinal and circular muscles in हाँ a जी, tube या duct. जी बिल्कुल, पूरे के पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टालसिस हो रही होती है, और ये पेरिस्टालसिस हमारे यूरेटर्स में भी होती है। तो वो नन्हे मुन्ने यूरिन ड्रॉप्स जो कि यहाँ पर आ रहे होते हैं, पेरिस्टालसिस की वजह से वो मूव करके एक दूसरे के साथ मिलके बड़े ड्रॉपलेट्स बनते जाते हैं, और यहाँ से आगे वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो ऑनवर्ड्स स्फिंक्टर मसल जब रिलैक्स करता है तो यूरेथ्रा के जरिए वो बॉडी से आउट चले जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ एडीएच पढ़ा कि एडीएच कैसे इम्पैक्ट करता है, और वो 5 स्टेप्स पढ़े जिस तरीके से एडीएच जो है एक्वापोरिन बना के कलेक्टिंग डक्ट की वाटर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए।